हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप उत्तराखंड में। तो देखिए, अभी तक हमारी जो जिला सीरीज़ चल रही है उसमें हम लगभग 7 जिले कंप्लीट कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में लगभग 12 से 13 दिन में आपका उत्तराखंड की जो जिला सीरीज़ है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। हो सकता है इससे भी कम समय लगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था जो कि कमेंट मुझे मिला था और वो बहुत ज़रूरी था डिस्कस करना, जिसमें ये कहा गया था कि मैम सिलेबस जो है उत्तराखंड पुलिस का वो किस तरीके से डिवाइड किया गया है, कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ही आज की वीडियो आपकी बनने वाली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को आपके सिलेबस से जो भी क्वेरीज हैं वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। तब जाकर ही आप अच्छे से आपके जो प्रिपरेशन है इस एग्ज़ाम को लेकर उसको कर पाएंगे और एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आगे भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो मैं उम्मीद करूंगी कि आज वो क्लियर हो जाएगी। इनकेस फिर भी कुछ रह जाता है तो कमेंट ज़रूर कर लेना, और अभी जो टाइम आपका बच रहा है इसमें ही आपके सारे डाउट्स आप लोग क्लियर कर लेना, ठीक है। सबसे पहले सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो आप सबको पता है उत्तराखंड पूछी जाती है, आपकी जीएस पूछी जाती है और हिंदी पूछी जाती है, ठीक है। थोड़ा सा पैटर्न पहले से चेंज हुआ है सिलेबस में, और मैथ्स वगैरह इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक। तो सबसे पहले अगर हम उत्तराखंड की बात करें कि उत्तराखंड कितने मार्क्स की है, तो 40 मार्क्स की आपकी उत्तराखंड यहाँ पर पूछी जाती है, ठीक है। जिसमें आपका सब कुछ दिया हुआ है, उत्तराखंड का जो भी उसका परिचय है और उत्तराखंड के इंडिविजुअल टॉपिक जैसे नदी तंत्र हो गया या परिवहन तंत्र हो गया या वन संपदा हो गया, इसके अलावा उत्तराखंड का जो इतिहास रहा है वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएगी। साथ ही साथ जो परंपरागत तौर पर यहाँ पर क्या गहने पहने जाते थे, क्या कपड़े पहने जाते थे, वो सारी चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं। तो उत्तराखंड का टॉपिक आपको इसी तरीके से तैयार करना है और बहुत अच्छे से इसको आपको तैयार करना है, क्योंकि 40 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अब एक कमेंट मुझे इस चीज़ को लेकर भी आया था कि मैम क्या परीक्षा वाणी को पढ़कर हम 40 नंबर कवर कर पाएंगे, क्योंकि मोस्ट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर परीक्षा वाणी मानी जाती है उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो देखिए, परीक्षा वाणी पढ़ने के लिए आपको क्यों कहा जाता है, क्योंकि आपकी जो परीक्षा वाणी है उसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। परीक्षा वाणी हो गई या फिर अजय रावत जी की बुक हो गई, ठीक है। ये दोनों बुक क्यों आपको पढ़ने को कही जाती हैं, क्योंकि ये जो दोनों बुक हैं सबसे ज़्यादा इन दोनों बुक से पूछा जाता है, ठीक। 40 नंबर में से अगर आप लगा लेंगे कि 25 से 30 नंबर आपका यहीं से पूछा जाएगा, बाकी वो कहीं दूसरी जगह से नहीं पूछा जाता है। अब बात आती है कि 25 से 30 बाकी के 10 नंबर का हम क्या करें, उन्हें कहाँ से लेकर आएँ। तो देखिए, बाकी के जो 10 नंबर आपके होते हैं उसके लिए आप अन्य किताबें पढ़ सकते हैं, लेकिन उन किताबों की गारंटी नहीं है कि उन किताबों से पूछा ही पूछा जाएगा। अब यहाँ पर एक किताब आती है यशवंत कठौत जी की, उससे कभी कभार 1-2 नंबर का पूछ लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ये भी देखा गया है कि उससे नहीं पूछा जाता। इसके अलावा घनश्याम जोशी जी की एक बुक आती है, उसका भी सेम सीन है, हो सकता है कभी एक आध क्वेश्चन आ जाए या फिर नहीं भी आए। इसलिए आप लोगों से कहा जाता है कि जो 25 से 30 नंबर आपकी यहाँ से है, आप कम से कम इसको बार बार पढ़ के इसको आप कंफर्म कर लीजिए कि इतने नंबर आपका स्किप ना हो जाए। इसको आप किसी हाल में भी इतने नंबर आपको यहाँ से लेकर आने हैं, ठीक है। इसके अलावा आजकल एक नई बुक आई है जो कि 1 लाइनर है, BS नेगी की। उसमें आपका सारी किताबों का निचोड़ दिया हुआ है। इसके अलावा आप उस किताब को पढ़ लीजिए तो आपके जो 10 नंबर हैं उसमें से कुछ ना कुछ इससे कवर हो जाएगा, ठीक है। BS नेगी ये 1 लाइनर बुक है, तो ये कहीं पर भी आपको इजीली मिल जाएगी। तो जो आपके 10 नंबर यहाँ मिल रहे हैं सब कुछ का निचोड़ है इसमें, जितनी भी आपकी किताबें हैं उत्तराखंड से रिलेटेड उसमें 1 लाइनर दिया हुआ है और निचोड़ दिया हुआ है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि इस बुक से बहुत ज़्यादा पूछा गया था, पिछला जो आपका वीडियो का पेपर हुआ था इसलिए मैं इसको बोल रही हूँ, ठीक है, रिकमेंड कर रही हूँ। तो अगर यहाँ से आप लगा लीजिए 5 से 6 नंबर का भी पूछा जाता है तो आपके 36 नंबर हो गए। बाकी 3-4 नंबर का तो हर पेपर में आपको नए फैक्ट्स देखने को मिलेंगे, हर पेपर में नए क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं जो किसी को भी नहीं आते, ठीक है। तो आप कम से कम इतना कंफर्म कर लीजिए कि आप 35 नंबर तक इसमें ला सके, और इतना ही पोर्शन आपको इसमें पढ़ना है। चाहे तो मैंने बता दी है, यशवंत कठौच पढ़ लीजिए, घनश्याम जोशी जी की पढ़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, समय है आपके पास, आप कर सकते हैं तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई आपकी परीक्षा वाणी की बात। 40 नंबर का आपका देखिए परीक्षा वाणी सॉरी उत्तराखंड से पूछा जाएगा, तो इसको आप इस तरीके से तैयार कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं कि जीएस की, जीएस की आप लोग कैसे तैयारी करें। जीएस में भी मुझे कमेंट आया था कि मैम ठीक है आप कह रहे हैं ल्यूसेंट पढ़िए, ल्यूसेंट पढ़िए, तो ल्यूसेंट अगर हम पढ़ते हैं तो क्या ल्यूसेंट से हमारा सारा कवर हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात ल्यूसेंट की ये है कि ल्यूसेंट जो है वो 1 लाइनर टाइप की है,
और उसको याद करना इतना आसान नहीं होता जितना हम लोग जैसे बोल देते हैं, इतना आसान नहीं है। आपको बहुत बार उसे पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपको वो बुक याद होगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जीएस की अगर बात करें तो सबसे पहले जीएस आपकी कितने मार्क्स की है, साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा है 40 नंबर की, ठीक। इस जीएस में क्या क्या है, रीजनिंग है आपकी, रीजनिंग भी इसी में दी हुई है, कंप्यूटर भी आपका इसमें ही दिया हुआ है, इसके अलावा आपके जो करंट अफेयर्स आते हैं वो भी इसी में दिया है, ठीक है। अब बाकी आपका जो हिस्ट्री है, भूगोल है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, वो चीज़ें तो हैं ही हैं, ठीक। तो ये पोर्शन जो आपका आएगा यानी कि कंप्यूटर, करंट, रीजनिंग का आपका आएगा, तो इस 10-40 में से आप लगा लीजिए 10 से 15 नंबर का ये रहेगा, ठीक है। ये आप लगा के चलिए कि कम से कम 10 से 15 नंबर का इसमें ये पोर्शन रहेगा ही रहेगा, ठीक। वो डिपेंड करता है, कभी वो रीजनिंग ज़्यादा पूछ लेता है, कभी वो करंट ज़्यादा पूछ लेता है, ये पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इतना आप इसको लगा लीजिए। इसके अलावा आपका जो भी हिस्ट्री बचती है, पॉलिटी बचती है, जो भी आपकी इकोनॉमिक्स बचती है और भूगोल आपका जो बचता है वो उसमें से कितना आएगा, 30 या फिर 25 नंबर का आपका वो बचता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आपको इसको लेकर चलना है। और आपका जो भी यहाँ पर हिस्ट्री है, हिस्ट्री आप देखिए, एक मुझे और कमेंट इसमें आता है हिस्ट्री को लेकर, मैंने जो आपकी क्लासेस पढ़ाई थी जिसमें आपका सिंधु सभ्यता, मौर्य काल वगैरह है, कि मुझे किसी ने लिखा था कि मैम ये सिलेबस में नहीं है। आप देखिए दोबारा से सिलेबस ज़रूर देख लेना, वो सिलेबस में है आपके, मैंने दोबारा आपका सिलेबस जाके चेक किया है, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं जो अभी कंटिन्यू हमारे चैनल पर पढ़ाई जा रही हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कौन कौन से टॉपिक हैं, और टॉपिक वाइज आप इसे करिए। मैंने पहले भी आपको कहा है टॉपिक वाइज पढ़ने की कोशिश करिए, ज़्यादा समझ में आती है, ठीक। तो ये तो हो गई आपकी जीएस की बात। अब बात आती है कि ल्यूसेंट पढ़ें, ल्यूसेंट से क्या सारा कवर हो जाएगा, हम ये नहीं कहते कि ल्यूसेंट से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, ठीक है, लेकिन फिर भी ल्यूसेंट एक बहुत अच्छी बुक है, ल्यूसेंट से बहुत सारी चीज़ें कवर भी हो जाती हैं। अन्य बुक अगर आप पूछेंगे कौन सी पढ़ें, तो किसी ने कहा था कि मैम किरण पढ़ लें, तो किरण की जो बुक है आप पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है अगर आप एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक है। ये दोनों बुक अगर आपने कंप्लीट कर ली तो आप लगा लीजिए आपका यहाँ से आराम से जो आपका इस पोर्शन को छोड़ के 25 नंबर बनते हैं वो बन जाएंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मोस्टली ये देखा गया है यहीं से, इन्हीं दो बुक से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अन्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है, आप पढ़ सकते हैं अगर आपके पास समय है, समय का आप लोगों को ध्यान देना होगा, ठीक है। और सबसे अच्छा है कि ल्यूसेंट में सबसे ज़्यादा पोर्शन कहाँ से पूछा जाता है, ये भी बहुत ज़रूरी है कि क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो अगर आप पुराने पेपर उठाकर देखेंगे उसमें सबसे ज़्यादा आपका पूछा जाता है, एक तो संविधान से आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। दूसरा हिस्ट्री जो उसमें इतिहास दिया है उसको भी आप लोगों को देख लेना है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तीसरा भूगोल का पोर्शन आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, भूगोल से। इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। भूगोल में जो भी आपका भारत का भूगोल है, सिर्फ भारत की बात कर रही हूँ, ठीक है, अभी विश्व की बात नहीं कर रही हूँ, ये चीज़ें आपको इससे देख लेनी है। इसके बाद जो आपका अर्थशास्त्र का है वहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, वो मोस्टली क्या पूछ लेता है अर्थशास्त्र वगैरह में, जो करंट अभी सिचुएशन चल रही होगी उसके बारे में पढ़ लेता है, ठीक है, उसके बारे में पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आपको इससे तैयार कर लेनी है। अब बात आती है वर्ड हिस्ट्री का क्या करें। वर्ड हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा आपको नहीं देखने को मिलेंगे, आप पुराने पेपर्स उठा के देख लीजिए, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं, बहुत बार एक दो क्वेश्चंस टकरा जाते हैं, और वर्ड हिस्ट्री में बहुत कुछ है भी नहीं पढ़ने को, वो बहुत छोटे छोटे टॉपिक है जो आप अगर ल्यूसेंट से ही तैयार कर लेंगे तो वहीं से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें तो चलो आपने यहाँ से पढ़ ली, ल्यूसेंट पढ़ ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, लेकिन रीजनिंग में आखिर क्या पढ़ें। सबसे बड़ी बात आती है कि रीजनिंग किस तरीके से करें। तो देखिए रीजनिंग बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछी जाती है, जो भी आपके दूरी के सवाल होते हैं या घड़ी का सवाल होता है, इसके अलावा जो त्रिभुज वगैरह पूछ लिया जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो नंबर्स पूछ लिए जाते हैं कि नंबर दिए रहते हैं इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, बेसिकली यही सारी चीज़ें पूछी जाती है। इसी का आपको रिवाइज करना है, कंटिन्यूस इसकी प्रैक्टिस करनी है, इतने में आपका रीजनिंग बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हिंदी की तरफ। तो हिंदी आपकी कितने नंबर की दी है, पूरे 20 नंबर की हिंदी है, ठीक है। हिंदी कितने नंबर की है, 20 नंबर की, ठीक। अब 20 नंबर की हिंदी के लिए आखिर क्या पढ़ें। तो आपकी जो ल्यूसेंट है, मैंने पहले भी कहा है ल्यूसेंट करो, साथ साथ में उसमें क्वेश्चन पेपर्स भी दिए हैं वो भी सॉल्व करो। तो ल्यूसेंट सबसे मस्ट है कि ल्यूसेंट आप इसके लिए करें, ठीक। अब बात आती है कि ल्यूसेंट में आपका जो वो पोर्शन दिया है, गद्य पद्य वाला पोर्शन उसमें नहीं दिया है, उसके लिए क्या करें। तो आपके सिलेबस में साफ साफ लिखा है कि आपकी जो 11th-12th की एनसीईआरटी हिंदी की है आप वहाँ से पढ़ लें, ठीक। सबसे अच्छी चीज़ है आप 11th और 12th की जो एनसीईआरटी है हिंदी की, ये आप पढ़ लें, यहाँ से आपके सीधे सीधे क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है।
अब बात आती है कि सबसे इम्पॉर्टेंट हिंदी में क्या पूछा जाता है। तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो भी आपके तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द ये तो आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये आपको कैसे भी करके स्किप नहीं करना है। इसके अलावा जो आपका संधि का पोर्शन है उसको आप बहुत अच्छा कर लें। तो जो भी आपके व्याकरण वाला पोर्शन है वो आपको 1 से 2 बार ही पढ़ना होता है। 1-2 बार में जब आपको समझ में आ जाता है तो आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो आपके तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम शब्द होते हैं ये आपको कंटिन्यू करने होते हैं, डेली इनको टाइम देना होता है, तब जाकर ही ये आपके हो पाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपको जो आपके तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची वगैरह है इसको आप हमेशा डेली बेसिस पर इसको कम से कम आधा घंटा दें, ठीक है। इन सारी चीज़ों को क्या करना है, टाइम देना ही देना है। इसके अलावा आपके विलोम शब्द हो गए, वर्तनी आपकी हो गई, कौन सा इसमें सही शब्द है, शुद्ध है, वो सारी चीज़ें जो पूछी जाती है वर्तनी वगैरह से पूछी जाती हैं। तो इसको आपको क्या करना है, डेली समय देना है और कंटिन्यू इसको पढ़ते रहना है। क्योंकि देखिए आप लोगों के एग्जाम में अभी समय है, फिजिकल की जो डेट आई थी उसका भी अभी फिक्स नहीं है कि कब होगी। तो इसलिए आप लगा लीजिए कि समय है अभी आपके पास, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर जब तक भी होगा तो समय है। तो अच्छे से इसको अभी से करते जाइए और डेली जब आप समय निकालेंगे तभी ये चीज़ें हो पाएंगी। अगर आप लोगों ने 1, 2, 4 दिन भी स्किप कर लिए तो कहीं ना कहीं इससे आपको क्या होगी, लास्ट में जाकर हानि होगी। तो कोशिश करिए डेली पढ़िए, चीज़ों को रिवाइज करते चलिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गद्य पद्य में। उसमें आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, मंगलेश डबराल और मनोहर श्याम जोशी और आपका प्रेमचंद वगैरह, ठीक है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। इनके जन्म कहाँ हुआ था, कौन कौन सी इन्होंने रचनाएं लिखी हैं, वो सारी चीज़ें इनके बारे में पढ़नी है, ठीक है। वो चाहे आप एनसीईआरटी में सारा दिया है, सबसे अच्छा है कि आप यहीं से पढ़ लें, बाकी कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप चाहें तो आप गूगल से देख सकते हैं या आप किसी चैनल से चाहें तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हैं। बट मस्ट है कि अगर आपने ये पढ़ ली तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो हिंदी का पोर्शन है वो भी आप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है, अगर आपको पता तो सबको ही होगा, ठीक है। 100 मार्क्स का टोटल है और एमसीक्यूज टाइप ही है, ठीक है। यानी कि जो आपको टिक करके आना होता है, गोला भर के आना होता है, वैसा ही पेपर है। साथ ही साथ आपका क्या रहता है, 100 मार्क्स का यहाँ पर फिजिकल होता है, जिसकी आप लोग आजकल तैयारी कर रहे होंगे, ठीक। फिजिकल आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि फिजिकल करते करते आप कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई मिस कर रहे होंगे, क्योंकि ये 100 मार्क्स जो है बहुत कंपटीशन तो आप लोगों को भी पता है कितना टफ है। तो इसको भी साथ साथ में लेकर आप चलिए, ठीक है। तो ये थी आपकी सिलेबस से रिलेटेड बातें। उम्मीद करती हूँ आज आपके जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी अपने पास आपके सिलेबस की एक हार्ड कॉपी आप लोग ज़रूर रखिए और उसको देखते चलिए कि कितना आपका जो है डेली आप कितना उसको कवर कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको किस तरीके से आप अपने सिलेबस को डिवाइड करते हो आपके एग्ज़ाम से पहले। उसका क्या करिए, अपना टाइम टेबल आप बनाइए जिसमें कि आप इसको डिवाइड कर सके, ठीक। और डिवाइड करके भी सबसे पहले कौन से पोर्शन तैयार करने हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है उसको आप सबसे पहले तैयार करिए। जैसे जैसे समय बचता है उसके अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस करिए। कोशिश करिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले सिलेबस आपका कंप्लीट हो। ये कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर कंप्लीट नहीं हुआ, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ यहाँ पर मात खा जाएंगे, कुछ ना कुछ नंबर में मात खा जाएंगे। क्योंकि देखिए एग्जाम में भरोसा नहीं होता कि कहाँ से आपने कोई पोर्शन छोड़ दिया, हो सकता है उसने वहीं से पूछ लिया। कई बार ये भी होता है कि आप लोगों ने कुछ छोड़ दिया और वहाँ से पूछा नहीं जाता, तो ये लक की बात भी कही जा सकती है। लेकिन आपको उस पर नहीं जाना है, सिलेबस आपको कंप्लीट ज़रूर करना है। समय है आपके पास, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ इनकेस कोई क्वारी अभी भी अगर आपकी होगी तो आप लोग कमेंट ज़रूर करना, मैं उसे क्लियर ज़रूर कर दूँगी, ठीक है। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।